हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ बीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है संसद का गठन, यानी संसद की रचना, यानी कि केंद्रीय विधायिका का गठन या रचना, संरचना, कुछ भी कह सकते हो। और इसका कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनता है बीए सेकेंड ईयर के अंदर। तो आप इसको कवर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा वहाँ पे आंसर राइटिंग में। तो चलिए हम बिना देरी किए अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं संसद है क्या। तो संसद सरकार के तीनों अंगों में से एक अंग है, ठीक है, जिसका कार्य है कानून बनाना, संशोधन करना और धन पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। तो ये सारा मैंने संसद का जस्ट एक छोटा सा डेफिनेशन बताया हूँ। संसद की बात करें तो इसकी संरचना तीन चीज़ों से होता है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि संसद का तीन अंग है। इन तीनों अंगों को जब हम मिलाते हैं तो संसद का गठन होता है। अगर संसद का गठन करना है तो हमें लोकसभा के बारे में लिखना पड़ेगा, राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। तीनों के बारे में हम जो भी जानते हैं वो लिखेंगे तो वही संसद का गठन यानी कि रचना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर पढ़ लेते हैं। अंतर जब हम पढ़ेंगे ना तो अपने आप ही हमें इसका क्या लिखना है इसके अंदर वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अंतर तो अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन जब आप गठन जब राइट करेंगे तो लोकसभा का हेडिंग बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे, राज्यसभा का हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, और सेम राष्ट्रपति का हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में भी राइट करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं अभी अंतर करवा रहा हूँ। अंतर से ही आपको क्लियर हो जाएगा किसी कैसे कैसे क्या राइट करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। पहला अंतर, लोकसभा और राज्यसभा का उपनाम क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा का उपनाम, सबसे पहले लोकसभा का उपनाम जान लेते हैं। लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, यानी कि लोअर हाउस। राज्यसभा की अगर बात करें तो उसको हम उच्च सदन कहते हैं, यानी अपर हाउस, ठीक है। अब दोनों की सदस्यता जान लेते हैं, दोनों में कितने कितने सदस्य हैं। तो लोकसभा के सदस्य की बात करें तो पहले 545 हुआ करते थे, लेकिन दो जो राष्ट्रपति नियुक्त करता था एंग्लो इंडियन को, वो अब नियुक्त नहीं करता है। तो इसलिए वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं जो पूरे देश भर से चुन के आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। वहीं पे राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम तो 250 है और न्यूनतम 245 है। 245 में से 12 राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और 12 जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है? ऐसे व्यक्ति जो अभिनय, संगीत, डांस, साइंस और ऐसे ही खेल, ऐसे ही कई सारे क्षेत्रों में ना कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। आप देखेंगे तो परेश रावल है जो अभिनेता से आए हैं, और भी कई प्रकार के हैं, ठीक है, जो इसमें उनको सदस्यता मिला हुआ है राज्यसभा के सदस्यता के रूप में, ठीक है। तो दोनों की सदस्यता हमने समझ लिया कितने कितने होते हैं। अब हम समझ लेते हैं दोनों की योग्यताएं क्या होती है। तो लोकसभा की योग्यता और राज्यसभा की योग्यता काफ़ी सिमिलर होता है, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होता है। लोकसभा की अगर बात करें तो उसके पहले जान लेते हैं, लोकसभा के सदस्य बनना है तो आपको सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। दूसरी कि पागल और दिवालिया न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट, लाभप्रद पद पर ऑलरेडी किसी पर नहीं होना चाहिए। अगर ये पद को अगर धारण करना है तो इससे पहले वाला पद को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये योग्यता है लोकसभा के सदस्य बनने का। और राज्यसभा की बिल्कुल सेम ऐसी बात, इसमें 25 वर्ष की आयु होना चाहिए कम से कम, और इसमें कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। इतना समझ लेते हैं। तो हमने आयु, इसका योग्यता समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं कि दोनों में कौन प्रमुख होता है। तो लोकसभा का अगर प्रमुख की बात करें तो हम इसको कहते हैं स्पीकर, ठीक है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है उनको हम कहते हैं सभापति। और सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और सभापति, अच्छा राष्ट्रपति मैंने बोल दिया, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति और सभापति दोनों एक ही होते हैं, पहली बात ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में अस्थाई सदन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा में अस्थाई सदन तो लोकसभा है, और परमानेंट यानी अस्थाई जो सदस्य है वो राज्यसभा है। टेम्परेरी मेंबर की अगर बात करें लोकसभा की तो ये क्यों होते हैं? तो ये इसका गठन 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद भंग हो जाता है, और हर 5 साल पे भंग होता ही रहता है लोकसभा।
और कई बार तो 5 साल से पहले ही भंग हो जाता है। तो इसलिए लोकसभा एक टेम्परेरी सदन है जो 5 साल के लिए नियुक्त होता है और उससे पहले भी भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा परमानेंट सदन है क्योंकि वो एक बार 1952 में गठित हुआ था, उसके बाद आज तक कभी भी भंग वो नहीं हुआ है और फ्यूचर में कभी होगा भी नहीं। अगर होता है तो ये संवैधानिक संकट माना जाएगा। राज्यसभा की अगर बात करें तो वो कभी भी भंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके सदस्य हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। कितने सदस्य बदलते रहते हैं? तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य बदलते रहते हैं हर साल। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेते हैं। अब आगे समझ लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन अगर दोनों को अगर त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? तो मान लिया मैं लोकसभा के मेंबर हूँ तो मैं त्यागपत्र किसको दूंगा? तो मैं अपने सदन के जो अध्यक्ष है यानी स्पीकर को मैं त्यागपत्र दूंगा। अगर कोई राज्यसभा के सदस्य है तो राज्यसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष यानी कि सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स है आपको जानना जरूरी है? तो इसके अलावा हमारा ये दोनों सदनों में कौन अधिक क्षमतावान है? तो क्षमतावान यानी ताकतवर कौन है? तो लोकसभा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के पास कई सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्यसभा के पास नहीं होता है। जैसे कि लोकसभा देश के धन पर नियंत्रण रखता है, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकता है और ऐसे ही लोकसभा कई मामलों में कार्य कर सकता है जो कि राज्यसभा के पास इतने पावर नहीं होता है। और नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो FPTP प्रणाली यानी कि सर्वाधिक मत जीत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है और ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है लोकसभा का। ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट जनता भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो उनके सदस्यों का चुनाव PR प्रणाली के द्वारा होता है यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। इसका एक और नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, तो ये प्रणाली होता है, ये इनडायरेक्टली सदस्य को चुनने में सहायता पहुंचाता है। जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, उनका चुनाव इसी PR प्रणाली के द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति इनका भी चुनाव PR प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के जो सदस्य जितने भी होते हैं वो भी PR प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। देश में जितने भी विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो सारे PR प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने लोकसभा और राज्यसभा में मैंने अंतर बताया हूँ, लेकिन ये अंतर नहीं, आप सबसे पहले लोकसभा के बारे में बताइएगा और उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा पैसेज में, फिर राज्यसभा का हेडिंग बनाइए, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा और फिर राष्ट्रपति का हेडिंग बनाइए और फिर उसके बारे में जो भी जानती है वो राइट कीजिए। तो राष्ट्रपति के बारे में जान लो। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, देश का राजा वही है, देश का सैनिक कमांडर वही माने जाते हैं, बल्कि है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति सर्वोच्च कमांडर जो है वही है। राष्ट्रपति का चुनाव PR प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें देश के सारे MLA और MP जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं वो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड होता है जो भी सदस्य है MP या फिर MLA, तो वो इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इतने बड़े पदाधिकारी हैं जिन्हें कोई भी पद से 5 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, उनका जो सैलरी होता है, उनका सैलरी वर्तमान समय में 5 लाख है। ठीक है, और वो देश के सबसे बड़े पदाधिकारी, इसलिए उनको पद से हटाना है तो उनके ऊपर संसद महाभियोग लगाएगा और तभी वो पद से हटेंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है उनको। तो ये सब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता चल गया। तो संसद का गठन आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं संसद का कार्य क्या है। तो संसद का कार्य तो बहुत सारे हैं, जिसमें से आप 4-5 पॉइंट भी अगर याद कर लेते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब समझते हैं हम क्या, हम इसका कार्य समझते हैं संसद का। तो पहला काम है कानून बनाना। संसद का काम है कानून बनाना। कानून कैसे बनाता है ये जानना जरूरी है। तो देखो, हमारे देश में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र सूची होता है, तो केंद्र सूची में कानून केंद्र सरकार बनाता है और राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाता है। तो संघ सूची की अगर बात करें तो उसमें कितने विषय हैं? तो पहले इसमें 97 विषय थे, आज 100 विषय हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल जानना जरूरी है, तो एग्जाम्पल जानते हैं इन विषयों का। तो युद्ध, शांति, विदेशी मामला,
या फिर किसी प्रकार का विदेशी व्यापार वगैरह जो होता है, निवेश वगैरह, ये सारा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के पास है। राष्ट्रीय मुद्दा कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय मुद्रा मतलब केंद्रीय बैंक, केंद्रीय पुलिस, केंद्रीय सड़क परिवहन, ठीक है, और डाक, जीवन बीमा, LIC, ये सब सारे के सारे चीज़ें जो है वो केंद्र के पास है। रेलवे, ये सारे के सारे केंद्र के पास है, ठीक है, विषय। अब हम राज्य सूची के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 5 घट चुका है, अब 61 विषय है। इसमें से कौन कौन से हैं? तो प्रांतीय राजमार्ग, प्रांतीय पुलिस, और इसके अलावा परिवहन, और गांव का विकास करना, प्राइमरी स्कूल का व्यवस्था करना, ये सारे के सारे चीज़ें जो होता है वो किसके हाथों में होता है? तो स्टेट के हाथों में होता है। अब हम समझ लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन जो राज्य सूची में से 5 जो माइनस हुआ था वो समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, और इसलिए ये 47 से 52 हो चुका है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन है? तो इसमें शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के अलावा विवाह, जनसंख्या कंट्रोल, ठीक है, प्रदूषण, इसके अलावा गोद लेना, बच्चों को जो गोद लिया जाता है, ठीक है, तलाक, ये सारे के सारे केंद्रीय मुद्दा है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने पहला पॉइंट समझ लिया है कि इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, संसद कानून बनाता है, ठीक है। कानून बनाने की कई सारी विधियाँ होती है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। अब समझ लेते हैं कि दूसरा इसका काम क्या है। तो दूसरा काम है इसका संविधान में संशोधन करना। समझते हैं संविधान में संशोधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। संविधान में अस्थायी प्रावधान कुछ होता है, जैसे आरक्षण या धारा 370 आपने देखी हो, ठीक है, धारा 371 और भी कई प्रकार के अस्थायी प्रावधान होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रावधानों को हटाना है समय पर, तो संशोधन किया जाता है। इसके अलावा संविधान में कुछ गलतियां रह जाती है, उन गलतियों को समय पर सुधारने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान में समय समय पर संशोधन करने का मुख्य कारण है कि अस्थायी प्रावधान और इसके त्रुटियों को समय पर समाप्त करने के लिए, ठीक है। संविधान में संशोधन करने का विधि कौन सा है? तो संविधान में संशोधन करने का जो धारा है वो धारा 368 है, जो भाग 20 में एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें विधि 3 है, एक साधारण विधि, विशेष विधि और राज्यों का समर्थन प्राप्त करके संशोधन वाला विधि। तो ये तीनों विधियों के द्वारा संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहता है, और आज के टाइम में 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है, 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत ही बात थी महत्वपूर्ण जो आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट इसका काम है धन पर नियंत्रण और कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो सबसे पहले हम धन पर नियंत्रण समझ लेते हैं। देश का सरकार को कुछ भी काम करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ता है, और धन को प्राप्त करना है तो देश में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और देश में टैक्स बढ़ाना है तो ही क्या होगा? तो देश में टैक्स बढ़ाने के लिए हमें संसद में जाना पड़ेगा। सरकार जो है, मंत्री परिषद है, उनको संसद में ही जा करके और टैक्स बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ठीक है। या फिर टैक्स में घटाना हो या कोई नया प्रकार का टैक्स लगाना हो, ठीक है। तो देश में कोई टैक्स में वृद्धि करना हो या घटाना हो, या कोई नया टैक्स लगाना हो, या फिर खर्च किया है उसके बारे में जानना हो, तो ये सारे चीज़ें जो होती है वो संसद का काम होता है, ठीक है। संसद का जिम्मेदारी होता है, क्योंकि देश का धन पर जो नियंत्रण होता है वो संसद का नियंत्रण होता है। मंत्रियों को अगर पैसा चाहिए तो मंत्री संसद ही है अलाउ करता है, तो ही वो पैसा ले पाते हैं। तो पूरा देश के धन पर नियंत्रण का काम जो होता है वो होता है संसद का। अब हम समझ लेते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखता है। तो कार्यपालिका की अगर बात करें तो मंत्री परिषद यानी सरकार की बात चल रहा है। तो सरकार पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या काम करता है संसद? तो सरकार से संसद प्रश्न पूछता है, उनके कामों का आलोचना करता है, उनके कामों का बहिष्कार करता है, काम रोको प्रस्ताव पास करता है, निंदा प्रस्ताव पास करता है, ठीक है। और इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव भी पेश करता है। अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही स्पेशल राइट होता है संसद के पास। ये प्रस्ताव अगर पास हो जाए दोनों सदनों से तो इससे ये होगा कि सरकार के एक सदस्य को त्याग पत्र देना पड़ जाता है, जिससे सरकार भंग हो जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव से काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं डरते हैं कार्यपालिका के सदस्य यानी कि मंत्री परिषद, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के ऊपर दबाव बना रहता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष,
CAG और मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सब सदस्यों को भी नियंत्रित करता है कार्यपालिका संसद। कैसे? तो संसद का जो काम है नेक्स्ट वो है महाभियोग प्रस्ताव पेश करना। देश में कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको हम ऐसे पद से नहीं हटा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, और अटॉर्नी जनरल हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए। इनको हम साधारणतः नहीं हटा सकते टाइम से पहले, लेकिन अगर अपनी ये शक्तियों का दुरुपयोग किए हैं तो इनके शक्तियों का दुरुपयोग करने पर होता क्या है कि संसद इनके ऊपर महाभियोग लगाएगा, और महाभियोग अगर पास हो जाए तो इनको पद से समय पर हटाया जा सकता है। तो ये पूरा टॉपिक आपका हुआ है संसद का गठन और इसका कार्य। टॉपिक थोड़ा सा बहुत बड़ा निकल गया आप सबका, लेकिन अगर कवर हो जाए तो प्लीज़ एक बार पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।